थियोसॉफिकल सोसाइटी और टॉरकॉम जो पर्पस लेके आए हैं कि अपनी आत्मा के छिपे हुए शक्तियों को जगाना, पर उसको एक प्रॉपर वे में जगाना। कल मैंने आप लोगों को जानबूझ के ये वाली बात नहीं बताई कि कई लोग डर जाएंगे, क्योंकि जब थियोसॉफिकल सोसाइटी आई थी, आज मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जब आई थी उसके पहले तक बहुत ज्यादा ऑकल्टिज्म का यूज किया जा रहा था, ब्लैक मैजिक और चीजों को उठाना गिराना, बहुत सी चीजें ऐसे पॉपुलर होते जा रही थी। लोग उनके पीछे पागल हो गए थे, अपने भविष्य को जानने, अपने पास्ट को जानने, और ये प्रेत विद्या, अपने मृतकों से बात करने। तो उस समय हेलेना ब्लेवस्की को लगा कि लोगों के लिए मैं एक ऐसा साहित्य नहीं कहेंगे, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जो लोगों को अपनी छिपी हुई शक्तियों के बारे में बताए, और बताए कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैजिक है, ये सिर्फ उनके गलत उद्देश्यों के द्वारा अपने अहंकार को और पैसे कमाने का जरिया है, इसीलिए वो बना था। उसके बाद उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी और टॉरकॉम ने मीडियमशिप और ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है कि किसी भी व्यक्ति को न मीडियम बनना है, न ही ऑटोमेटिक राइटिंग करना है। पर लोगों को अच्छा लगता है ये सब शॉर्टकट है, हम सभी जानते हैं। तो कल तो मैंने मीडियमशिप के बारे में बताया, और आज मैं ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बताऊंगी। तो टॉरकॉम के विजडम के पहले मैं थोड़ा सा और जो रिसर्च की हूँ कि ये क्या होता है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और फिर उसके बाद मैं टॉरकॉम के टॉपिक में आऊंगी। तो ऑटोमेटिक राइटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें मीडियम अपने बिना कॉन्शियस माइंड को यूज किए हुए अपने हाथों के द्वारा लिखता है। या तो वो ऑटोमेटिकली खुद लिखेगा, या कोई स्पिरिट या कोई एंटिटी उसको लिखवाएगी। उस समय व्यक्ति या तो ट्रांस की अवस्था में रहेगा, या कभी कभी अपने सारे सराउंडिंग्स के लिए उसको अलर्ट रहेगा, बिल्कुल आंख खोल के देख रहा है, अपने सराउंडिंग के प्रति अलर्ट है, पर उसका हाथों में कंट्रोल नहीं होता, उसके हाथ अपने आप लिखते जाते हैं। और कई बार मीडियम अपनी बॉडी को ऑक्यूपाई करने के लिए उस मास्टर को, उस स्पिरिट को अलाउ करता है कि आप मेरी बॉडी में आइए और मेरे हाथों को यूज करके लिखवाइए या बुलवाइए। ये बुक्स लिखने का, मैसेजेस लिखने के अलग अलग तरीके हैं। पर चैनलिंग में और पोजीशन में फर्क जान लेना। पोजीशन उसको बोलते हैं जब हमारी मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई दूसरी एंटिटी हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी बॉडी को पजेस्ट कर लेती है। कई लोग जानते होंगे, जो हम कहते हैं भूत प्रेत पजेस्ट हो गए या जो भी, तो वो पोजीशन है जब कब्जा कर लिया जाता है बिना अनुमति लिए। वो कोई अच्छी आत्मा नहीं करेगी, वो हमेशा बुरी आत्मा एविली लोग करेंगे। पर जो अच्छी आत्माएं होती हैं या जो कॉप्स होते हैं, वो कॉप्स नहीं, कोई अच्छी आत्माएं, वो चैनलिंग के लिए परमिशन लेती हैं, और बकायदा वो मीडियम परमिट करता है कि ठीक है मेरी बॉडी को यूज कर लो, तो वो इच्छा से वॉलंटरी होता है। जैसे जेन रॉबर्ट्स ने सेथ मास्टर के लिए दिया था। कुछ एक राइटिंग्स जैसे हम जानते हैं ट्रांसमिट की जाती है, सिर्फ थॉट्स देंगे और वो लिखेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम और आगे जाके समझेंगे। अलग अलग तरीके से राइटिंग को अंजाम दिया जाता है ताकि विजडम दिया जाए। जब ये बुक्स आई और ये आध्यात्मिक सत्रों में, मतलब स्पिरिचुअल साइंस में जब कभी भी मीटिंग होती है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिटेशन में बैठा और कोई स्पिरिट से बात कर रहा है, वो उनसे बात कर रहा है, वो उसका एक रिजल्ट था, एक राइटिंग का। मतलब जब लिखते हैं ट्रांस में लोग, तो कई लोग इसमें सवाल उठाते थे कि ये गलत है, कोई आत्मा का इनको वो नहीं है गाइडेंस, और ये नहीं लिख रहे हैं।
कई बार बुक्स को देखकर या उनके नॉलेज को देखकर लगता नहीं है कि वो साधारण व्यक्ति ने इतना सारा ज्ञान दिया होगा। लोग हमेशा सवाल उठाएंगे। देखिए, हर चीज के अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं, तो लोग तो सवाल उठाएंगे, परंतु कुछ एक में तो बहुत ही औसत दर्जे के रहते, पर कई बहुत अच्छे थे तो उनको लगा कि नहीं, कुछ तो है। ये शुरुआत के समय की बात बता रही हूँ मैं। अब तो हम बहुत ज्यादा इस चीज को अपना लिए हैं। तो अब जब हम आफ्टर लाइफ को समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि अदर वर्ल्ड्स होते हैं, सिर्फ फिजिकल लाइफ ही नहीं है, बहुत सारे हम वर्ल्ड में रहते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं रहते हैं। फिजिकल लाइफ में मरते हैं तो एस्ट्रल लाइफ में रहते हैं, एस्ट्रल लाइफ में मरते हैं तो मेंटल लाइफ में रहते हैं, फिर उसके बाद आप सब लोगों को मालूम है तो हम कोई ना कोई वर्ल्ड में रहते हैं। और जब हमारे ये वाले सातों वर्ल्ड्स खत्म हो जाते हैं तो हम दूसरे गैलेक्सी, दूसरे प्लैनेट्स में जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व बना ही रहता है। इसीलिए हम अपने आप को एटर्नल बीइंग कहते हैं। तो ये संभव है, टॉरकॉम नहीं, यहाँ पे टॉरकॉम नहीं आ रहे हैं, तो ये संभव है कि बहुत सारे स्पिरिट्स अपने ज्ञान को मानव जाति के लिए अपनी मृत्यु उपरांत आकर दें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे जोसेफ स्मिथ है, उसने जोसेफ स्मिथ है, पेशेंस वर्थ है, जेन रॉबर्ट्स, हेलन शुकमैन, नेल डोनाल्ड वॉश, जिसकी हम बुक्स को पढ़ते हैं, खुर्शीद भावनगरी, मैथ्यू मैक्के, जिसकी बुक को मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा, ल्यूमिनस लैंडस्केप ऑफ आफ्टर लाइफ। जूडी सतोरी की बुक है, बारबरा मार्नियक है कि ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन है। कई ट्रांसमिट करते हैं, कई हाथ से लिखवाते हैं। पर रिसर्च में बताया गया है कि पॉपुलर जो गोल्डन एज आई, जब स्पिरिचुअलिज्म की बहुत चर्चा होने लग गई, मतलब लेट 90s और अर्ली 20th में, तब बहुत ज्यादा ऊर्जा बोर्ड और प्लानचेट, जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज होने लग गया। आप लोगों में से किसी ने किया है प्लानचेट या ऊर्जा बोर्ड जिसको बोलते हैं? जैसे आत्माओं को बोला कि नहीं, कटोरी रख के लिखती हैं, या कई लोग पेंसिल पकड़ाते हैं। किसी ने नहीं किया है? मैंने बहुत किया है बचपन में, तब मालूम नहीं था। हाँ, बचपन में मैंने भी बहुत किया है, क्योंकि जब हमें मालूम नहीं था कि ये कितना गलत है, तो उस समय उस समय ऊर्जा बोर्ड और ये सब होने लग गए थे। तब धीरे धीरे वो पेंसिल में आया, पेंसिल से पेन में आया, फिर टाइपराइटर में आया, अब तो कंप्यूटर में आने शुरू हो गए हैं, है ना। तो ये ऐसे डेवलपमेंट होते जा रहा है, क्योंकि तब एक मीडियम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से संपर्क कर रहा था, बहुत ज्यादा ये संपर्क हो रहा था। तो एक तरह से वो कहते हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग भी एक नेक्रोमेंसी का ही प्रकार है, मतलब एक प्रेत विद्या जो, या जिसको तंत्र मंत्र बोल दो, उसी का ही प्रकार है। और एक एग्जाम्पल दिया गया है, दो तीन एग्जाम्पल लगे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक 1900 में पर्ल कुरेन नाम की एक हाउसवाइफ थी, वो ऊर्जा बोर्ड से काफी मैसेजेस वगैरह लेती थी। फिर धीरे धीरे उसको बहुत ज्यादा मैसेज मिलने लग गए, तो उसको लगा कि अब ये ऊर्जा बोर्ड में मैं क्या करूंगी, तो सीधा उसने पेंसिल पकड़ना शुरू कर दिया कि अब जो बोलना है मुझे, पेंसिल मैंने पकड़ा है, अब बोलो। तो कहा जाता है कि 5000 के करीब उसने पोयम्स, नॉवेल्स, शॉर्ट वर्क्स किए उसने। और वो धीरे धीरे ट्रांस में नहीं, पहले ट्रांस में करती थी, फिर उसके बाद वो बिल्कुल फुल्ली अवेयर होके लिखती थी पोयम्स वगैरह सब कुछ। बहुत लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया कि वो वाकई खुद उस हाउसवाइफ ने लिखा है और उसको कोई स्पिरिट वगैरह नहीं आती है, जबकि वो कहती थी कि मेरे पास जो स्पिरिट आती है उसका नाम पेशेंस वर्थ है, उसकी आत्मा मुझे लिखवाती है। और कई लोगों ने साबित किया कि नहीं, उसकी जो पोएम्स की या नॉवेल्स की जो क्वालिटी है वो एक हाउसवाइफ नहीं लिख सकती, क्योंकि जिस लैंग्वेज को वो यूज कर रही है वो एक गृहिणी नहीं कर सकती। फिर एक और हेलन स्मिथ के बारे में लिखा है कि उसको भी ऑटोमेटिक राइटिंग, मतलब उसके हैंड्स को यूज करके लिखा जाता था। वो कभी भी पेड मीडियम नहीं बनी, वो फ्री में अपने फ्रेंड्स लोग के लिए, अपने रिलेटिव्स लोगों के लिए ऑटो राइटिंग करती थी। और जब वो लिखती थी
इस स्पिरिचुअल साइंस में, मतलब समझ लीजिए आध्यात्मिक सत्र जैसे हमारा हो रहा है एक सत्र है ना, हम बैठे हैं, वैसे ही जो हायर अदर वर्ल्ड्स में होते हैं, हायर नहीं बोलेंगे क्योंकि मेंटल और लोअर मेंटल तक के लोअर वर्ल्ड से रहते हैं, तो उसमें जब लेती थी तो वो जो लैंग्वेज में लिखती थी वो फ्रेंच जानती थी, पर वो जो लिखती थी वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखती थी, और वो बोलती थी कि नहीं ये मेरी मार्स और यूरेनस की लैंग्वेज है अरेबिक। तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर भी सर्च किया कि वो झूठ बोल रही है, और कई लोगों ने साबित किया, जो वो अल्फाबेट्स यूज करती थी उसके पिक्चर्स वगैरह भी बने हुए हैं, कि जो वो यूज करती थी वो बाकायदा कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंग्वेज है, और वो काफी पॉपुलर हो गई थी हेलन स्मिथ। फिर उसके बाद एक ब्राजील के फ्रांसिस्को चिको जेवियर, ये भी बहुत फेमस हो गए। ये जब छोटे थे स्कूल में जाते थे तो वहां पर एक बार ऐसे कंपटीशन हुआ और ये फर्स्ट आया, तो उससे जब पूछा गया कि आप इतना सुंदर ऐसे निबंध को कैसे लिखे हैं, तो उन्होंने कहा करके कि मेरे को कोई स्पिरिट लिखाती है, और फिर उसके बाद उन्होंने इतने सारे साइंटिफिक पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो सिर्फ ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा ही बुक्स लिखते थे, उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक और साहित्य पे बुक लिखी, उस पे भी रिसर्च किया गया, और बकायदा जो लेवल था, जो कम पढ़ा लिखा एक व्यक्ति रहेगा और जो साइंटिफिक चीजें उसने बताई थी, या जो साहित्य के बारे में जो उसने लैंग्वेज यूज करके बताया था, उससे मान गए कि वाकई उसके पास कोई स्पिरिट आता था और उसको बताता था। और वो जो फ्रांसिस को था, वो जितना भी बुक से कमाई करता था वो कभी भी अपने लिए यूज नहीं करता था, वो हमेशा कमाई को डोनेट करता था। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि कैसे पॉपुलर होते क्या, और काफी बुक्स आने लग गई हैं हमारे, जेन रॉबर्ट्स की हैं, जूडी सतोरी की है सनशाइन बिफोर द डॉन, और कई जो खुर्शीद का जो मैं बता रही हूँ, उनके तो बेटों ने बकायदा उनको राइटिंग करवाया, प्रैक्टिस कराया जाता है पहले लैंग्वेज का, फिर धीरे धीरे वो एक्सपर्ट होते जाता है, तो फिर उसको पूरे मैसेज दे के करवाते हैं। हमारे PSSM में भी बहुत सारे बुक्स हैं, मैंने भी कुछ एक खरीदे, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी। एक बुक मैंने पढ़ा और मुझे वो बिल्कुल एक औसत दर्जे की बुक लगी, जो दावा किया गया था कि मुझे ट्रांसमिट हुए हैं वो मैसेज, और मैं लिख रहा हूँ, वो मास्टर जो भी था उसको मैं बहुत करीब से जानती हूँ, करीब नहीं पर फिर भी मैं उसको जानती हूँ। अगर इतना बड़ा मास्टर उसको मैसेज दे रहा है और अपने ऊपर बुक लिखवा रहा है, नहीं वो मैं नाम नहीं बताऊंगी, जब आपके साथ इतने बड़े मास्टर काम कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। अगर आपके मन में अभी भी जेलसी है, अभी भी मैनिपुलेशन है, अभी भी चीटिंग है, तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि वो किसी मास्टर के द्वारा लिख रहा है। उसके बाद मुझे किसी और थर्ड आई वाले ने भी बोला कि हाँ हाँ मैडम, नीता मैडम, वो माइंड गेम की बुक है। तो मैंने कहा तुम मुझे अभी बता रहे हो ना, मैं बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि उस मास्टर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि जिस मास्टर के ऊपर उसने बुक लिखी है, अगर वो उनकी लाइफ में उसकी एनर्जी कनेक्ट हो गई तो वो आदमी पलट जाएगा, पर वो साधारण आदमी जैसा ही बिहेव करता है। पर वो बहुत बिकी, बहुत कमाई हुई। फिर उसके बाद और एक बुक आई, और बुक आई, फिर मैंने एक और बुक खरीद के ले आई ऋषिकेश से, और आज तक के उस बुक को मैंने खोल के नहीं पढ़ा है, और शायद मैं किसी को डोनेट कर दूंगी, मैं पढ़ूंगी भी नहीं, क्योंकि अब तो मैं और नहीं पढ़ने वाली ऑटोमेटिक राइटिंग का जान लेने के बाद। तो हमारे रितेश लिखी है सुंदरम स्पीच, बहुत अच्छे अच्छे लिखते हैं बुक्स। ऐसा नहीं है कि सभी वो रहते हैं, जज नहीं करना चाहिए, पर हाँ जैसे टॉर्कम बोलता है कि इतना डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है ना, कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या गलत है, वो देखना चाहिए। तो चलिए, मेरा अनस्टेबल हो रहा है शायद नेटवर्क,
अगर कोई प्रॉब्लम होगा माही, अगर आवाज वगैरह में, तो कोई भी फ्रेंड मुझे बता देंगे ताकि मैं थोड़ा सा और देख सकूं। तो अब टॉरकॉम की हम ऑटोमेटिक राइटिंग का चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। मैं कुछ एक बाद में डायग्राम्स आपको दिखाऊंगी, 2-3 उन्होंने डायग्राम बना के दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकांश मोस्टली ऑटोमेटिक राइटिंग अशरीरी मानव की एस्ट्रल शेल्स के द्वारा लिखी जाती है। मीडियम ऐसे शेल को आकर्षित करता है, शेल मतलब कॉर्प्स को आकर्षित करता है, जो उसके हाथों को कंट्रोल करता है। अब जो शेल में छूट गई आत्मा है, वो अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पर ही आपको मैसेज देगी। आप जब अदर वर्ल्ड्स में जाते हैं तो आप एंजल्स नहीं बन जाते, आप एनलाइटन नहीं हो जाते। जितना ज्ञान का स्तर आपका पृथ्वी पर है, उतना ही आपका एस्ट्रल वर्ल्ड में भी रहेगा। तो उतने ही मैसेज देगा जो उस शेल में जो उसकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस चैप्टर को तो और थोड़ा ध्यान से सुने। तो इनमें से अधिकांश मैसेज का कोई मूल्य नहीं होता है। कुछ समय तक के अगर मान लो ये मैसेज जारी रहे तो बोले कोई भी देख के पहचान सकता है कि ये कितने कंफ्यूज मैसेज है। और ये भी संभव है, टॉरकॉम कहते हैं कि कोई बहुत ही एडवांस सोल मीडियम की अनुमति से उसकी बॉडी को ऑक्यूपाई करके मैसेज उसके हाथों को कंट्रोल करके लिखे। क्योंकि अगर मान लो मीडियम क्लियर वाइंट या क्लियर ऑडियंस नहीं है और उसको बोलेगा कि वहां पर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो जब तक कि अनुभव नहीं करेगा वो कैसे पन्ने पे लिखेगा उस अनुभव को। अनुभव को वही लिख सकता है जो देखा होगा। तो जब वो क्लियर पॉइंट नहीं है तब उसकी बॉडी में घुसकर प्रवेश करके पूरा वो लिखाएंगे, उसके हैंड्स को कंट्रोल करके राइटिंग में लिखाएंगे। ऐसे मैसेज हाईली एडवांस होते हैं और इन मैसेज में इंटीग्रिटी होती है, कंटिन्यूटी होती है। मतलब एक लगातार एक अगर मान लो कोई सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहे हैं तो उसमें एक कंटिन्यूटी रहेगी, आपकी प्योर लॉजिक रहेंगे, डीप इंफॉर्मेशन रहेगी। सेठ मास्टर के ऊपर भी कई लोग सवाल उठाए हैं, पर अगर सेठ मास्टर की बुक को पढ़ेंगे तो वो जो मल्टी डायमेंशनल वाला जो विजडम दिया है वो मैं नहीं सोचती, मतलब मैं क्या कोई भी नहीं सोच सकता कि कोई शेल ने लिखाया होगा। बकायदा वो असेंडेड मास्टर्स ही आकर जेन रॉबर्ट्स को लिखवा के गए थे। तो सब्जेक्ट में बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन रहेगी, पर टॉरकॉम कहते हैं ये रेयरेस्ट केस होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। और ये तब होते हैं जब गाइडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और जो मीडियम है वो यूनिक हो, बिल्कुल यूनिक, और जिसका शरीर इतना शुद्ध हो कि वो उस एडवांस सोल के ऑक्यूपाई करने के हाई टेंशन को सह सके। अगर कोई जेन रॉबर्ट्स के बारे में जानता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी सेठ मास्टर उनके बॉडी से चैनलिंग के द्वारा मैसेज लिखा के उनके हस्बैंड लिखते थे और वो बोलते जाती थी, तो वो बहुत ड्रेन्ड हो जाती थी, उनको रेस्ट करने की जरूरत पड़ती थी। ऐसा नहीं कि उसके बाद तुरंत उठ के खा पी रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि तब वो उसको सहन करने के योग्य होना चाहिए। हमारी वाइब्रेशन इतनी तो हाई सोल्स की कितनी होंगी आप खुद सोचिए। तो अधिकांश ऑटोमेटिक राइटिंग यूजलेस होती है, औसत दर्जे से भी कम होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मीडियम इससे बेहतर है कि अपने गाइड या अपने सोल से ही कनेक्ट होके लिख लो। क्योंकि देखिए हम सभी होलोग्राफिक बीइंग हैं। होलोग्राफिक बीइंग का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं पिंड में ब्रह्मांड, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिए कि हम जो एनर्जी बीइंग्स हैं वो होलोग्राफिक हैं। एक मिरर है, अगर इस एक मिरर का अगर मैं 100 पार्ट कर दूं, सबके इतने छोटे छोटे पार्ट कर दूं, तब भी वो मिरर ही रहेगा। मिरर 100 भागों में टूट कर अलग नहीं हो जाएगा। उस मिरर में भी मैं अपनी इमेज को देख सकती हूँ। और मान लीजिए उसके 1000 टुकड़े कर ली मैंने, इतने छोटे बारीक टुकड़े कर ली, पर तब भी वो मिरर ही रहेगा। मैं नहीं देख पाऊंगी अपनी इमेज पर, एक चींटी देख लेगी, है ना, वो चींटी खड़ी होगी तो उसका इमेज दिखेगा। तो वो जो मिरर के हम बहुत सारे टुकड़े टुकड़े करते जाएंगे तो हर पार्ट उसका मिरर है। मिरर मतलब आईना, दर्पण, है ना, वो वाला। तो वैसे ही हमारे जब ब्रह्मांड में हम सभी लोग हैं वो सब होलोग्राफिक हैं, तो हर ज्ञान हमारे अंदर में है।
तो वो कहता है कि ऑटोमेटिक राइटिंग से लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं, और खासकर मीडियम्स लोग, कि वो अपने नॉनसेंस और औसत दर्जे के मैसेज को भी नहीं देखते हैं, बस लिखते जाते हैं और बुक को पब्लिश करा देते हैं। अगर आपको वाकई कुछ ज्ञान की बातें आपको देनी है इस मानवता की सेवा के लिए, तो टॉरकॉम कहते हैं कि आप खूब मेडिटेशन और प्योरिटी के द्वारा इतने गहरे उतरिए कि आप उस डिविनिटी जो आपकी भगवत्ता है, जहाँ पे ट्रेजर छुपे हुए हैं, उसमें से निकालकर मानवता के लिए दीजिए। कभी ना कभी तो हो जाएगा, तो करते रहिए आप मेहनत, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बहुत चालाक और गिफ्टेड लोग होते हैं, जिनके पास थर्ड आई वगैरह होता है। ऐसे लोग अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए दिखावा करते हैं कि वो मीडियम बन गए हैं और किताबें लिख रहे हैं। ये मास्टर ने आके उनको ये बताया है, तो वो लिख रहे हैं। तो ऐसे औसत दर्जे की बुक को लाकर वो अपनी प्रतिभा का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि जो उनको गिफ्ट दी गई है थर्ड आई पावर की, क्लियर पॉइंट और जो भी है, उसका सौदा कर रहे हैं। और सिर्फ वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि वाकई आत्माएं होती हैं, और ये मास्टर ने मेरे साथ कनेक्ट किया, मुझे ये बुक लिखवाया, और आप लोग पढ़िए, ये आप लोग के बहुत काम की है। तो टॉरकॉम कहते हैं कि ऐसे लोगों को होश में लाना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक ट्रू व्यक्ति हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाइए और उनको बताइए, उस मीडियम को, कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, झूठी पर्सनालिटी से तुमको आगे चल के बहुत नुकसान होगा फ्यूचर लाइफ में, और तुम इसको छोड़ो। अब आप बताओ, टॉरकॉम ने तो कह दिया। अगर नीचे जाके किसी को कहेगी तो बोल तुमको क्या करना है, तुमको नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। टॉरकॉम का काम है, वो हमको सही चीज बोलता है, पर आज की डेट में कोई किसी को सलाम मत दे, किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करे। आपको नहीं पढ़ना, मत पढ़िए। आपसे कभी मैं चैनल वाली बुक नहीं खरीदूंगी, कुछ एक खरीदूंगी इंग्लिश वाली, अच्छी वाली। तो अगर आपको लगता है, उन्होंने कहा है कि आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति मर गया है ना, अब वो एस्ट्रल बॉडी में चला गया, एस्ट्रल वर्ल्ड में। अब वो एस्ट्रल वर्ल्ड से भी निकल के मेंटल वर्ल्ड में चला गया। अब उसकी जो एस्ट्रल बॉडी की जो कॉप्स है ना, लाश है, वो भी नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, मतलब लाश शैल कुछ नहीं बचा। तब भी क्या हम उस एंटिटी के बारे में जान सकते हैं? तो वो टॉरकॉम कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी भी आप जान सकते हो। नीता मान लो मेंटल वर्ल्ड में जाके बैठ गई है, तभी भी आप नीता के बारे में एस्ट्रल वर्ल्ड से जानकारी ले सकते हो। क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड जो होता है वो आकाशिक रिकॉर्ड से प्रभावित है। आकाशिक रिकॉर्ड का एक रिफ्लेक्शन आता है एस्ट्रल वर्ल्ड में। तो यदि वो आत्मा चली गई, उसके कॉप्स भी चले गए, तब भी आप जो मीडियम रहता है, मीडियम और जो एस्ट्रल वर्ल्ड का जो इम्प्रेशन है, उसके बीच में एक लिंक बन जाती है। उसको एक नया नाम दिया टॉरकॉम ने, द इमेजिनेशन ऑफ द एस्ट्रल प्लेन। ये मतलब एस्ट्रल प्लेन की कल्पना। तो मीडियम अगर मान लो ऐसे वाले कल्पना जाल में ट्यून हो जाता है, तो उस मास्टर, किसी भी मास्टर, और उस एंटिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर सकता है, और उसे लगेगा कि वो एंटिटी से बात कर रहा है, वो मास्टर से बात कर रहा है, जबकि उसके सिर्फ एक इमेजिनेशन, जो उसके इम्प्रेशन है, उससे वो कनेक्ट हो रहा है। तो फिर आप बोलेंगे कि हम इस अंतर को कैसे जान सकते हैं? हम तो नहीं जान सकते। उन्होंने जो आंसर दिया मुझे नहीं लगा कि जस्टिफाई है, क्योंकि सिर्फ वही जान सकता है कि वो सही है कि गलत है। उसने कहा कि एस्ट्रल प्लेन के तूफानी समुद्र में, बिल्कुल एकदम स्टॉर्मी सी है, उसके में जो आकाशिक रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होती है, वो जीनियस इंप्रेशन होते हैं, परंतु एस्ट्रल वर्ल्ड में भी कुछ रहेगा, है ना, डिस्टॉर्शन करेगी उसको। फिर कुछ और लोगों के इंप्रेशन भी रहेंगे, वो भी उसको जाके दूषित कर देंगे। तो जो रियल इंप्रेशन आ रहा था आकाशिक रिकॉर्ड से, वो पूरी तरीके से दूषित रिकॉर्ड को कैच करता है मीडियम, और उसको लिख के सोचता है
कि मैं बिल्कुल सही लॉजिक स्टोरी लिख रहा हूँ, तो उसमें रियलिटी भी है, इमेजिनेशन भी है, मीडियम की उसकी कल्पना है और किसी और के भी इम्प्रेशन है। तो एक लॉजिकल स्टोरी बना देगा कि मास्टर ने ऐसा सा बोला, ऐसा सा था, ऐसा सा था, तो वो पूरी लॉजिकल स्टोरी बना देगा। तो टॉरकॉम बोलते हैं कि जो लोग एस्ट्रल वर्ल्ड में काम करते हैं, वो जो मतलब जो जैसे टॉरकॉम है या हेलेना है या जो हाई इवॉल्व सोल्स हैं, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में कॉन्शियसली काम करते हैं। हम तो अनकॉन्शियसली जाते हैं ना, उन लोग कॉन्शियसली जाते हैं। तो बोले जो वहां पर काम करते हैं ना, वो ऐसे मीडियम लोगों की ये तमाशा देखकर, कॉमेडी देखकर बहुत हंसते हैं हम लोग। रामपा भी कहते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट की जगह है। जब हम कभी बोर हो जाते हैं ना अपने कामों से, तो बोले हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, वहां पे बहुत तमाशे होते हैं। कई लोग नेकेड घूमते रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के लिए भी एक इमेजिनेशन वाला कपड़ा पहनना पड़ता है, तो कई लोग नेकेड घूमते रहते हैं, इतनी जल्दी निकलते हैं अपनी बॉडी में से। और कई लोग अपनी इमेजिनेशन के द्वारा कोई अपनी दुकान डाल के बैठा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी की जूते की दुकान है, तो वहां पे भी वो जाके जूते की दुकान ही खोल के बैठा है और अपनी इमेजिनेशन से कस्टमर बनाएगा, सौदा करेगा, पैसा बनाएगा, घर बनाएगा, मतलब पूरा वैसा ही जीवन जीता है जो पृथ्वी पे जीता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। तो रामपा भी कहते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में सिर्फ हमारे लिए अम्यूजमेंट है, हमारे लिए फन रहता है। तो ये भी कह रहे हैं टॉरकॉम भी कि वहां पे जो काम करते हैं वो मीडियम के कॉन्शियसनेस में जो कॉमेडी है उसको देखकर हमको बहुत मजा आता है। और कुछ वर्कर्स जो रिसर्च करते हैं ना एस्ट्रल वर्ल्ड में, वो तो बकायदा रिसर्च करते हैं कि अच्छा इसने मीडियम ने ऐसा इमेजिनेशन किया तो बकायदा ऐसा बना। तो वो बहुत अच्छे से लिखिए कि वो उस पॉसिबिलिटी को बारीकी से अध्ययन करते हैं कि कितना मीडियम अपने इमेजिनेशन से मैनिफेस्ट करता है ना। तो उन्होंने कहा कि कुछ मीडियम के लिए ऐसे इमेजिनेशन में या ऑटोमेटिक राइटिंग में फंसना और भी संभव हो जाता है। डेंजर बहुत है इसमें, क्योंकि जो वो रिकॉर्ड कर रहा है, जो सब मिक्स हो गई हैं, वो बार बार बदलेंगे। 1 घंटे के बाद बैठेगा तो फिर वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो एवर चेंजिंग और अनस्टेबल रहेंगे और एवर मूविंग रहेंगे, तो हमेशा वो कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, अच्छा, मेडिटेशन का मीडियम का ब्रेन अगर इससे जुड़ गया तो वो पूरी बुक लिखने तक के कंफ्यूजन में रहेगा, परंतु सिर्फ अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए वो उस चीज को लिख के ये बताएगा कि मैं सही लिख रहा हूं। और यदि मीडियम शुद्ध है, अगर मान लीजिए एक बहुत अच्छा मीडियम है, बिल्कुल शुद्ध है, तब भी कोई अशरीरी आत्मा, मतलब जो एस्ट्रल वर्ल्ड में है, अभी कॉप्स नहीं बनी है ना, सिर्फ एस्ट्रल वर्ल्ड में रह रही है, एस्ट्रल बॉडी में, वो उसकी सोल से कनेक्ट होकर भी संदेश देती है। कई बार ऐसा होता है। और मीडियम उस दिए गए मैसेज को अपने हाथों से लिखते जाता है। जो जो मैसेज दे रहे हैं उसके हाथों को नियंत्रित किया जाता है और वो लिखते रहता है। कॉप्स भी करते हैं और एस्ट्रल बॉडी भी करती है। अब मैं कैसे समझाऊं, मान लीजिए मैं चली गई है ना, मैं अभी एस्ट्रल बॉडी में हूँ वहां पर, तो मैं किसी को बोल के, मतलब किसी से कनेक्ट होके मैं लिखवा सकती हूँ। वहीं पे मान लीजिए किसी की माही की कॉप्स है, मान लीजिए, है ना, तो वो कॉप्स भी लिखा सकती है, कॉप्स भी लिखा सकती है, बॉडी भी लिखा सकती है। परंतु टॉरकॉम कह रहे हैं कि ये जो दोनों हम आपको केस बता रहे हैं एक जने हंस रहे हैं, भाई माही माफ कर देना, है ना, अरे जाना तो सबको है, क्या है, कभी तो हम रहेंगे ना हम लोग भी उस दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों केस में, जैसे मान लीजिए माही को नहीं लेते, एक साइंटिस्ट है ना, एक साइंटिस्ट जाएगा तो वो वही बताएगा जो उसके पास नॉलेज है, उसके बियॉन्ड तो नॉलेज नहीं देगा, जो उसके पास नहीं है, उसके फिजिकल ब्रेन में जो नॉलेज था उतना ही देगा। तो उन्होंने कहा है करके कि ये दोनों ही औसत दर्जे के रहेंगे। जो यहाँ पे है कॉन्शियसनेस, वही तो लिखा रहा है, तो ये कौन सा आप बड़ा महान काम कर लिए। और कैसे बोले लोग यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना डार्क फोर्सेस की भी जिक्र लिखा हुआ है कि डार्क फोर्सेस भी और कॉप्स भी और ये एस्ट्रल एंटिटी भी किसी भी आपके परिचित मृत व्यक्ति का या मास्टर की इमेज बनाकर आपके हाथों को पजेस कर सकता है। जैसे आप बहुत प्यार करते हैं मावतार बाबा जी से, तो मावतार बाबा जी बन के बैठ जाएंगे कि बेटा आप चलो लिखो, मैं तुमको ये बुक लिखवा रहा हूँ। अगर आपको युक्तेश्वरी गिरी से बहुत प्यार है तो वो युक्तेश्वरी गिरी का इमेज बना के बैठ जाएंगे, जबकि एस्ट्रल वर्ल्ड में युक्तेश्वरी गिरी और वो नहीं रहेंगे ना, वो कहाँ रहेंगे,
तो उन्होंने कहा कि मास्टर की इमेज या किसी की भी इमेज बना के, आपके भाई ब्रदर किसी की भी बना के वो कर सकता है, और मीडियम की लाइफ आगे चल के बहुत मिजरेबल बना सकता है। तो अगर डॉटकॉम कहते हैं कि अगर हमको आश्चर्य होता है कि अगर कॉप्स में सब इतनी क्षमताएं हैं तो वो सीक्रेट कैसे बता सकता है। जैसे मान लीजिए मैं गई किसी मीडियम के पास और मैं बोलूंगी चलो भाई मेरे को बताओ, तुमको टेस्ट कर रही हूँ, मेरे पिताजी का नाम क्या है। मैं खड़ी हो गई, तो मीडियम जब अपने ट्रांस में जाएगा, उस कॉप से जब कनेक्ट होगा, तो मेरे मन में तो मेरे पिताजी का नाम है ना, मैं तो जानती हूँ मेरे फादर का नाम, तो मेरे फादर का नाम, मेरा इंप्रेशन कॉप्स में जाएगा, कॉप्स से फिर वो मीडियम के ब्रेन में भेजेगा। बकायदा पूरा उन्होंने अच्छे से समझाया है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। बकायदा उस लिंक को भेजेगा और उसका नाम, उसकी इमेज पूरा आपको बना के दिखा देगा, क्योंकि मैं अपने फादर को नाम के साथ उनकी एक छवि भी बनाऊंगी। पूरा वो इमेज मीडियम के पास ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर मीडियम बोलेगा आपके पापा का नाम यही है। मैं बोलूंगी अरे वाह, कितना भैया कितना नॉलेजेबल है, मेरे पापा का नाम बता दिया। तो बोले क्योंकि हमारे कॉप्स में भी हमारी पूरी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, और ऐसे शेल्स लोग आपके साथ खेल खेलते हैं अपने अहंकार के लिए या अपने मस्ती के लिए। तो आपको वो बुक भी लिखा सकते हैं, आपको कोई मैसेज भी लिखवा सकते हैं। और हमको लगता है कि जब वो एस्ट्रल बॉडी चली गई तो कॉप्स में इतनी शक्ति कहाँ से रहेगी कि वो इतनी सब चीजें लिखवा सके, मैसेज दे सके या हाथों को पजेस कर सके। तो टॉरकॉम कहते हैं कि आप लोग नहीं जानते कि कॉप्स में भी सेंटर्स होते हैं, एस्ट्रल और मेंटल, उनके सेंटर्स रहते हैं। और वो सेंटर्स डेवलप नहीं रहते, फुली डेवलप नहीं रहेंगे, क्योंकि एंटिटी तो आगे चलेगी मेंटल वर्ल्ड में, एस्ट्रल वर्ल्ड में तो सिर्फ कॉप्स रह गया है। पर उसके जो सेंसेस रहते हैं वो इतने तो डेवलप रहते हैं कि वो मीडियम के सेंसेस को कंट्रोल कर सके। समझ गए होंगे ये सेंटेंस, है ना। फुली डेवलप नहीं है पर सफिशिएंट है कि इतने इनफ है कि वो मीडियम के सेंसेस को कंट्रोल कर लेती है और उसको एक्टिवेट कर लेती है और उसको हाथ से लिखा लेती है। इसीलिए कॉप सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास अपने खेलने के बहुत सी इच्छाएं और बहुत सी चीजें हैं, और वो पूरा खेल खेलती है मीडियम के साथ, मीडियम को पता भी नहीं चलता। टॉकम कहते हैं कि आने वाले वर्षों में साइंटिस्ट लोग इस बात की जरूर खोज कर लेंगे कि हमारे लाइफ में बहुत सारी बीमारियां का कारण, का जो मुख्य रोल है वो एस्ट्रल कॉप्स है। क्योंकि एस्ट्रल कॉप्स किस तरीके से लोगों को पजेस कर लेती है, लोगों को पता भी नहीं चलता। वहां के जर्म्स, वायरस, माइक्रोब्स एस्ट्रली मीडियम के एस्ट्रल बॉडी में डालती हैं, और वो एस्ट्रल बॉडी से फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती है बीमारी के रूप में। तो बोले ये भी एक होगा। और उन्होंने एक डायग्राम देख के बताया कि एक और संभावना है। जैसे मान लीजिए कोई मीडियम बैठा है, उसको बहुत प्यार है किसी मास्टर से, अब बार बार एक ही मास्टर का नाम लेते, योगानंद जी से बहुत प्यार है उसको, मतलब वो प्रेज कर रहा है बिल्कुल, और उसको लगता है कि कभी तो मेरे को, सब लोगों को दिखते हैं तो मुझे भी दिखने चाहिए, है ना। तो वो अब इंस्पायर्ड होगा उस मास्टर या किसी भी चीज, मतलब किसी भी एंटिटी के लिए, कोई भी मास्टर के लिए। जब वो मेडिटेशन में बैठेगा और देखेगा, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएगा वो, तो मीडियम का जो ब्रेन, आकाशिक रिकॉर्ड और मीडियम का ब्रेन, जैसे मैंने बताया ना ट्रांसमिशन स्टेशन का काम करता है, तो जैसे पूरी की पूरी इमेज, जो भी वहां पे कॉप्स है, जो भी चीजें वहां पर है, उससे पूरी की पूरी इमेज उसके माइंड पर प्रोजेक्ट हो जाती है। उन्होंने ये डायग्राम बना के बताया था, मैं डाउनलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुझे कुछ, हे भगवान क्या हो गया। दिख रहा है आप लोग को। बकायदा उन्होंने कॉप्स की पूरी इमेजेस को, सेंटर्स को दिखाया है,
वो सेंटर्स उस व्यक्ति की या उस मास्टर की इमेज को बनाएगी, और वो इमेज जहां पे बनाएगी वहीं पर ही उस मीडियम की मेंटल बॉडी है, और मेंटल बॉडी में जो भी इमेज आएगी वो उसके फिजिकल ब्रेन तक के पहुंचेगी। तो उसको लगेगा कि हाँ, मैंने इस मास्टर को देखा, और वहां पर खेल शुरू हो जाएगा। और जो भी उसको लिखवाना होगा वो लिखवा सकता है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड को नहीं देख रहा है मीडियम, वो सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड जो रिफ्लेक्ट होके उस कॉर्प्स में आ रही है, कॉर्प्स के सेंटर्स के द्वारा जा रही है, वो इमेज को देख रहा है, उस मैसेज को ले रहा है। तो ये जो भी ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में मैं बता रही हूँ, उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने बॉडी के लिए आप इसको कोशिश मत करिए। लोग तो गूगल में और बकायदा क्लासेस ले रहे हैं इसकी, जबकि ये कितनी डरावनी चीजें हैं। आप बताओ, अगर इतना सब कुछ बता दूंगी तो मेरे ख्याल से आप लोग डरेंगे कि आप ये सब नहीं करेंगे। अपनी बॉडी को पजेस होने मत दीजिए, किसी को भी पजेस या यूज करने मत दीजिए। तो वहां पर मीडियम ना आकाशिक रिकॉर्ड देख रहा है, बल्कि वो सिर्फ उस करंट को जो इतने जगह से खराब हो गई है उसको ले रहा है। तब तक के नहीं लेना चाहिए जब तक के वो मीडियम बहुत ही अच्छा साइकी ना हो। टॉरकॉम ने कहा इसी बात को, जो ये स्टोरी है उसी के साथ ही उन्होंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड था, हर जगह अपने अपने उनके एग्जाम्पल देते रहते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था, मेरा फ्रेंड नहीं, एक व्यक्ति था, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को खलील जिब्रान की बहुत, उसकी स्पिरिट ने मेरे को आके पोएम दी है और ये पोएम को पढ़ो। तो टॉरकॉम ने पढ़ा और प्रॉफिट को दे दिया, कोई उनका फ्रेंड था पैगंबर, उनको दिया कि भाई आप मूल्यांकन करिए कि ये कैसे सही है कि नहीं। तो प्रॉफिट ने कहा कि अगर उसको बोलना जो आपको खलील जिब्रान की जो स्पिरिट ने लिखाया है, उस समय जब ये वाली बात हो रही थी उस समय खलील जिब्रान को मरे हुए 50 साल हो गए। बोले 50 साल पहले जो खलील जिब्रान लिखता था पोयम, उससे भी गई बीती है ये 50 साल में, तो वो कितनी इवॉल्व हो जाएगी सोल। 50 साल में तो वो ऐसी चीजों को कंपोज करेगा, ऐसी चीजों को लिखेगा जो हम पढ़ के ही दंग रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा करके कि ऐसे खेल खेलते हैं और लोग सोचते हैं कि हम खलील जिब्रान से लेके आ रहे हैं। तो बोले आप लोग इन सब चीजों पे मत करिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बोलते हैं ये फिनोमिना है कि जब कोई भी आत्मा मतलब जो भी एस्ट्रल बॉडी जब चली जाती है अपनी कॉर्प्स को छोड़ के, तो कॉर्प्स में धीरे धीरे उसकी मेमोरी धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है, कम होते जाती है, कम होते जाती है, और एक टाइम आता है कि वो टोटली स्टूपिड और फॉगी बन जाती है। और एक और भी उन्होंने कहा है, बहुत ही दिलचस्प है, कि जब ये मीडियम कॉप से मिलता है सियांस रूम में, मतलब आध्यात्मिक बैठक में, जब वो देखता है अपने इमेज को, जो भी इमेज है ना, मान लो देख रहा है कि मास्टर है, योगानंद जी बैठे हुए हैं, तो वैसे ही वाला पहन के बैठे हुए हैं। क्योंकि एस्ट्रल एंटिटी जब भी मतलब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जब जाते हैं, जैसे मान लीजिए नीता है ना, मैं हर बार अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में मैं जाऊंगी तो वहां पर मैं वही कपड़े पहनूंगी जो मैं यहाँ पे यूजुअली पहनती हूँ, है ना। हर एक इंसान वही कपड़े पहनता है एस्ट्रल वर्ल्ड में जो अपने लाइफ में पृथ्वी पर पहनता था। जब वो चला जाएगा एस्ट्रल बॉडी, तो जो उसकी कॉर्प्स है वो भी वही कपड़े पहने रहेगी जो वो बॉडी पहनती थी। तो यहाँ पे जो मीडियम है वो देखेगा कि कॉर्प्स भी वही कपड़े पहनी हुई है जैसे वो योगानंद जी पहनते थे। बोले इतनी सिमिलरिटी होती है कि मीडियम समझ ही नहीं पाता कि उसके पीछे कौन सी एंटिटी है या कॉर्प्स है, कुछ भी नहीं पता चल सकता। ये बहुत ही चीजें हैं। और कई बार बोले आप देखोगे कि कॉप्स के कपड़े धीरे धीरे पीले होते जाएंगे, क्योंकि वो बार बार नहीं चेंज करेगा, कॉप्स वही कपड़े पहने रहेगा। अब हम, मेरे पास तो है नहीं थर्ड आई विजन, तो मुझे नहीं मालूम है। और टॉरकॉम ने कहा कि रियल कम्युनिकेशन तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने एब्स्ट्रैक्ट लेवल से, माइंड के एब्स्ट्रैक्ट लेवल से काम करना शुरू करता है, मतलब अपने मन के गूढ़ स्तर पर जाके काम करता है, तब मैसेज बिल्कुल टेलीपैथिक अच्छे से होंगे, क्योंकि पहले मीडियम अपने सोल से कनेक्ट होगा। मतलब वो पहले अपने सोल से कनेक्ट होगा और वो सोल
उस मास्टर, उस उन्नत लोगों से मिलके लेगी। माइंड नहीं ले रहा है यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर सोल ले रही है। वहां पर मीडियम का सिर्फ मन, माइंड, ब्रेन ले रहा है, यहाँ पर सोल। तो उन्होंने कहा है क्योंकि ये उस समय अपने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम करता है। और डॉट.कॉम ने कहा है कि वर्तमान में आवश्यकता उन मनुष्यों के लिए, मतलब उन उन्नत मनुष्यों के लिए है जो मेंटल लेवल के बियॉन्ड जा सके, लोअर मेंटल बियॉन्ड के जाकर काम करने वाले एंटिटी के साथ मिलकर, या जो अच्छे मास्टर्स हैं उनके साथ जाकर मैसेज को और उनके ज्ञान को लिया, क्योंकि ज्ञान का अथाह सागर है। सिर्फ यहाँ पर एक अच्छे मीडियम की जरूरत है जो उनसे कनेक्ट हो सके, ताकि मतलब जब हम इंट्यूशनल प्लेन यानी कि कॉजल वर्ल्ड में पहुंच जाते तो हमारे पास मास्टर्स और ज्ञान हमारे पास पूरी खुल जाती है। पूरा ब्रह्मांड एक बुक की तरह हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। अब आप बताइए, जो हेलेना ब्लेवेत्स्की है, मास्टर मौर्य, और ज्वाल खुल से जो एलिस वैली ने लिखी है, वो सब मास्टर्स के द्वारा अपने पूरे ज्ञान को पाकर फिर उन्होंने इतनी सारे बुक्स को लिखा है। तो ऐसे वर्तमान में जरूरत है, पर वो मीडियम को ऐसा होना चाहिए जिसने बहुत वर्षों से डेडिकेटेड सर्विस की हो और अपने हायर वर्ल्ड्स के साथ कम्युनिकेशन शुरू किया हो। बहुत मेहनत करने के, मतलब कई टाइम तक के उसको मेहनत करना। ऐसा नहीं कि 6 महीना मेडिटेशन करा है और सीधा इंट्यूशनल प्लेन में पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, डॉट.कॉम कहते हैं। तो मेंटल बियॉन्ड के बाहर वो लोग हैं जो अपने ह्यूमन इवोल्यूशन को समाप्त कर चुके हैं। अब उनका पृथ्वी पर आना कोई भी बंधन नहीं है। अब वहां पर जो मास्टर्स हैं वो लोगों को प्लेनेटरी एजुकेशन और सोलर एजुकेशन का काम करते हैं और लोगों को तैयार करते हैं सर्विस के लिए। सिर्फ पृथ्वी नहीं, और भी कई गैलेक्सीज है ना, तो उन सब के सोलर एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। वहां पर एंजेलिक बीइंग्स भी हैं जो हमारे जीवन को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं और हमारे दिल में उत्साह की आग को लगाते हैं ताकि हम सर्विस के लिए तैयार हो सकें। और हम सभी मानव का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपने इंट्यूशनल प्लेन तक के, मतलब अपने कॉजल वर्ल्ड तक के हम पहुंचे। और हमारे इसके लिए हमको बुद्धि का विकास करना है ताकि हम इंट्यूशन के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, इल्यूमिनेट हो जाए। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक राइटिंग का मैं एंड कर रही हूँ। इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं जानना चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है। अगर किसी को ऐसा फील होता है, जैसे एक मधु जी ने लिखा और एक और ने भी मुझे कहा था, तो आप लोग अवेयर रहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर एक ऑटोमेटिक राइटिंग गलत है। आप देखिए कि आप किस लेवल पर हैं, और अगर आपको लगता है कि आप सही जानकारी ले रहे हैं और वो मैसेज वर्थ करते हैं, क्योंकि आप अज्ञानी मत बनिए, एकदम एवरेज टाइप के मैसेज को आप मत समझिए कि वो है, क्योंकि वो एंटिटी या कॉप्स क्या देगा, वही देगा जो उसके पास है। तो वाकई वो मैसेज क्या मानवता के लिए है? नहीं है तो फिर आप अपने इन सब चीजों से नहीं करिए कनेक्ट अपने आप को। मैं तो सलाह दूंगी कि इसको आगे मत कंटिन्यू करिए, पर अगर आपकी सोल का पर्पस है, आप जब मधु जी लिख रही हैं कि वो सोल लोअर प्लेन की है, तो प्लीज स्टॉप दिस। ये खेल खेलना बंद कराइए। ये जो आध्यात्मिक खेल है वो आपके, डॉट.कॉम ने इतने जगह लिखा है कि मीडियम को इतनी सफरिंग होती है, इतनी सफरिंग होती है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और आप अपने फ्यूचर लाइफ में इतने पीछे चले जाते हैं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कि आपको उम्र लग जाती है उसको पार करने के लिए।